अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले पैगाम में माजी के कराची में ट्रामों के चलने के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम की थी और याद दहानी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने वो वक्त देखा है। आज कराची के इलाके सदर में एक कदीम पार्क के जिसका नाम जहांगीर पार्क है और जिसे आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन उस वक्त इस पार्क के बाहर जो पेशावर लोग अपने अपने कारोबार कर रहे थे उनकी दिलचस्प रुदात बयान कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरा ये पैगाम पूरा सुनकर बहुत महसूस होंगे और आप सबकी पसंदीदगी ही मुझे मज़ीद इस किस्म के पैगामात नशर करने पर आमादा करेगी। अब मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल जाया करें। पैगाम शुरू करता हूं कि जहांगीर पार्क के बाहर की बात कर रहा हूं कि उसके मरकज़ी दरवाज़े के सामने एक और ही जहां आबाद था, ये माजी की बात कर रहा हूं। वहाँ बड़े मज़ेदार और दिलकश नज़ारे होते थे। पार्क की चार दीवारी के बाहर जंगले के साथ साथ ही हर तरह के पथारे अड्डे लगे हुए थे जहाँ सांडे के तेल से लेकर कान की मेल और दांत निकालने वाले मैसर होते थे। कोई महंगा सौदा भी नहीं होता था, बस पथारेदार का थोड़ा चालाक और चर्ब ज़बान होना ज़रूरी था और ये ख़ासियत उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही मौजूद थी। अच्छा, कुछ तो लोग ख़ुद भी सीधे साधे थे और अक्सर वो ख़ुद ही इनके शैतानी चक्कर में फंस जाते थे। ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाकर बैठे हुए ये लोग खोई हुई जवानी लौटाने के बड़े बड़े दावे किया करते थे और इनके पास दर्जनों के हिसाब से शीशे के मर्तबान सजे हुए होते थे कि जिनमें कुछ में देसी जड़ी बूटियाँ, तेल और महलूल वगैरह होता था। इसके अलावा कुछ बड़े छिपकली नुमा जीते जागते जानवर जो अमूमन रेतीले मैदानों में पाई जाती है, जिन्हें सैंड लिजर्ड कहा जाता है और वो उसे सांडे कहते थे। सामने फर्श पर उल्टे लिटाए हुए थे जो हवा में टांगे चलाते रहते थे। एक इजावी सांडे को कत्ल करके उसकी लाश को किसी पुरस्कार तेल में भरी हुई बड़ी सी तश्तरी में रखा हुआ होता था। वो राह चलते नौजवानों खुसूसन कम उम्र लड़कों को शिश्कार कर यानी करके इंतहाई प्यार और राजदारी से अपनी तरफ मुतवज्जो करके पास बुलाते और बड़ी शफकत से साथ बिठाकर उसको गिरती हुई जिनसी सेहत के बारे में कुछ तशवीशनाक इंकशाफात करते और फिर बड़े मुतफक्किराना अंदाज में इस मर्ज़ में मुब्तला होने की कुछ मखसूस जिस्मानी निशानियाँ भी बताते थे। बादशाह इस लड़के के आने वाले अज़दवाजी मुस्तकबिल का एक भयानक नक्शा खींचते कि अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ सेहतमंद नौजवान मिनटों में साबुन के झाग की तरह बैठ जाता और वो अपने आप को इस नामुराद बीमारी की आखिरी हदों तक पहुंचा हुआ पाता था कि जिसने उसकी खूबसूरत जवानी को नीस्तो नाबूद करके मायूसियों के घड़े में फेंक देना था। इनकी बातों में आकर तो इंतहाई समझदार और तजुर्बाकार इंसान अपना एतमाद खो बैठता था। ये तो फिर नए नए लड़के होते थे जो इन घात लोगों के सामने भला क्या ठहरते। जब इनका शिकार किसी हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार और बेहद फ़िक्रमंद नज़र आने लगता तभी वो चालाक दुकानदार मसीहा बन के इसकी मदद को आता और इसे फ़िक्र न करने का मशवरा देकर मर्तबानों में बंद अपने चंद ख़ानदानी नुस्खे और खुसूसी तेल वगैरह निकाल कर इंतहाई राजदारी से इसे थमा देता और इनके फ़वाइद और तरकीब इस्तेमाल से आगाह करता। शर्म का मारा नौजवान रुपया 1.5 रुपया उसके हाथ में रखकर हफ्ते भर की खुराक इससे उठा लेता था और जाते वक्त दुकानदार इसे नसीहत करना न भूलता था कि मुकम्मल इफाक़े के लिए इस पर लाजिम है कि वो ये इलाज अभी मज़ीद कुछ महीने जारी रखे कि जिसके लिए इसकी वहाँ हफ्तावार हाज़िरी ज़रूरी तय पाती। मरीज़ के उठते ही वो मानी खेज़ अंदाज में मुस्कराता, पैसे जेब में डालकर एक बार फिर आते जाते लोगों के चेहरे पढ़कर अगले शिकार को मुंतखब करता था। अच्छा, इस किस्म के तबीब जो ज़्यादातर पठान होते थे एक कितार में जहांगीर पार्क के जंगले की दीवार के साथ फर्श पर चादरें बिठाए बैठे होते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इन्हीं में एक अधेड़ उम्र की मकरानी खातून ने भी इसी किस्म की बीमारियों के इलाज की दुकान सजाई हुई थी। अच्छा, वो हू बहू यही कुछ किया करती थी। वो हाजतमंदों से वही सुलूक करती जो इसके साथ बैठे हुए दूसरे पड़ोसी करते थे। अच्छा, कुछ पैसों के एवज़
तिब्बत सिनों की खाली शीशी में वो मखसूस तेल डालकर दिया करती थी। एक खातून का इस किस्म के तिबी शोबे में मुलविस होना बड़ा अजीब व गरीब सा लगता था। ताहम जिस एतमाद और चालाकी से वो ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी, उसे देखकर तो करीब बैठे हुए दूसरे अतिब्बा हैरत और हसरत से ऐसे तकते और एक दूसरे को देखकर मानी खेज अंदाज में ज़ेर मुस्कुराते भी ज़रूर थे। अच्छा, इसी दीवार के साथ एक दंदान साज भी बैठा हुआ था, यानी डेंटिस्ट, जो न सिर्फ दांत का कीड़ा निकालता बल्कि 1 रुपये की अदायगी पर तकलीफ दे दाढ़ भी निकाल फेंकता था। वो एक हाथ से पूरी ताकत के साथ मरीज़ का सर पकड़कर दूसरे हाथ से सीधा ही उसकी दुखती हुई दाढ़ पर जंबूर रखकर उसे दबोच लेता और फिर जोर लगाकर दाढ़ को दाएं बाएं घुमाकर बाहर खींच लेता। काम तमाम होने पर वो इस चीखते चिल्लाते शख्स को मुत्तला करता कि अब वो मज़ीद गम न करे, क्योंकि शिकस्त और रीख्त का मुकम्मल अमल बखैर और खूबी अंजाम पा गया है। अच्छा, दाढ़ निकलवाने के बाद मरीज़ खून थूकता, बड़बड़ाता और इसको बुरे लफ्ज़ों से याद करता वहाँ से चला जाता था। वो इस वक्त को भी कोसता था जब उसने इस बदतमीज़ और नाहंजा शख्स से दाढ़ निकलवाने का मुआहिदा किया था। ये डेंटिस्ट मौका पाते ही मंजिन भी बेच लेता था, जो बकौल उसके हिमालय के बर्फ़ानी पहाड़ों पर पाई जाने वाली कुछ ख़ास जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता था। और ये ख़ानदानी नुस्खा इसके किसी बुज़ुर्ग को एक बाबे की मार्फत मिला था, जो ये नुस्खा इसे बताकर पहाड़ों में जा छुपा था। ये पाउडर नुमा मंजन प्लास्टिक की छोटी छोटी डब्बियों में दो आने का मिल जाता था। अच्छा, दांतों का कीड़ा निकालना भी इसके बाएं हाथ का खेल था। सुनिएगा, क्योंकि इस काम के लिए वो बाएं हाथ ही इस्तेमाल करता था। वो किसी भी पीले पीले साल खुर्दा से दांतों वाले शिकार को फांसने के लिए उसे पास बुलाकर कहता कि ज़रा अपने दांत दिखाओ। वो ऐसा ही करता और अपना भाड़ा सा मुंह खोल कर इसके आगे कर देता। वो इसके दांतों और मसोड़ों पर अपना गंदा सा हाथ फेरते हुए अपना महफूज फैसला सुना देता कि इसके 1 या 2 दाढ़ों में कीड़ा लगा हुआ है, कि जिसको फौरी तौर पर दरबदर करना ज़रूरी है, वरना ये सारी दाढ़ को खा जाएगा। वो इसे ये पेशकश भी कर देता कि अगर वो 8 आने का इंतज़ाम कर ले तो वो न सिर्फ ये कि इसका कीड़ा निकालेगा, बल्कि इसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये अमल सब हाज़रीन महफिल को भी दिखाएगा। चुनांचे मतलूबा नकदी वसूल करके वो ऐसा ही करता था। वो मरीज़ के मुंह में एक घूंट हल्का सा सुर्ख पानी डालकर एक बार फिर अपनी उंगली से उसके दांतों और मसोड़ों की मालिश करता और फिर इसके मुंह के सामने मोमी कागज़ का एक टुकड़ा रख देता और कहता कि मुंह में जो कुछ भी है वो इसे यहाँ उगल दे। इस दौरान मजमे में से कई लोग तमाशा देखने उनके करीब आन खड़े होते थे। इस कागज़ में उगले हुए रंगीन थूक में से वो तिनके की मदद से सफ़ेद रंग का एक छोटा सा कीड़ा बरामद करता और ये सबसे पहले मरीज़ को और फिर आसपास खड़े हुए मुतजस्सिस लोगों को इसका दीदार करवाता। एक नन्हा सा दीमक की तरह का कीड़ा होता था जो हरकत भी करता था। मैं हलफन कह सकता हूँ कि मैंने 1 से ज़्यादा मरतबा ये कीड़ा देखा था। मैं ख़ुद घर जाकर अपने तौर पर भी अपने दांतों में ये कीड़ा तलाश करता रहा, क्योंकि मेरी भी एक दाढ़ सियाह हो गई थी और इसके कहने के मुताबिक इसका मतलब ये था कि वो कीड़ा अभी भी उसके अंदर कहीं छुपा बैठा हुआ है, कि जिसको सिर्फ उसकी ये दवा ही निकाल सकती थी। ये तो बहुत बाद में जाके इल्म हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई कीड़ा होता ही नहीं है, बल्कि दांतों की सड़न से ये नुकसान होता है। ये हस्ब ज़रूरत दंदान साजी का काम करता था। प्लास्टिक के बने हुए दांत को करीब ही रखी हुई पैरों से चलने वाली चरखी नुमा एक रेती से रगड़ रगड़ कर फिर पालिश करके किसी न किसी तरह इसको तारों के ज़रिए मुंह के अंदर फिट कर देता था और मरीज़ से 2, 3, 4 रुपए हथिया लेता था, जो अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार था। ये और बात है कि 2 दिन के बाद वही मरीज़ नए लगाए हुए मसनूई दांतों को हाथों में थामे हुए वापस आता था, क्योंकि वो टूट गए होते थे या इनकी तार टेढ़ी हो गई होती थी। ये कुछ पैसे और लेकर इनको एक बार फिट कर देता और यूँ इसकी रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता रहता था। अच्छा, फाल निकालने वाले इस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह फाल निकालते थे जिस तरह आज करते हैं। पिंजरे में 2 तोते होते थे। एक तो अंदर नेस्टी की तरह उंगता रहता था, जबकि दूसरा हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहता और 1 सेकंड के नोटिस पर छलांग मारकर छोटी सी छड़ी पर चढ़कर बैठ जाता। इसको तरतीब से बिछाए हुए कुछ लिफाफों के करीब छोड़ दिया जाता। वो इन लिफाफों के इर्द गिर्द थोड़ी सी चहलकदमी करके कोई सा एक लिफाफा चोंच से उठाकर मालिक को थमा देता, जो फ़ौरन ही इसमें से कार्ड निकालकर फाल निकलवाने वाले को फर सुना देता था। इसमें दर्ज 1-2 परेशानियों, घरेलू झगड़ों, कुछ रोज़गार के मसाइल और जादू टोने का बताकर आखिर इसे परेशान ना होने की तलकीन करता और जल्द ही
اس کی سب مشکلیں ختم ہونے کی خوشخبری دیتا۔ اس کے علاوہ اس کے مستقبل قریب میں ہی لکھ پتی بن جانے کی اطلاع بھی ہوتی تھی۔ فال نکلوانے والا اپنے مستقبل کے بارے میں سب اچھا سن کر خوشی سے دانت نکالتا اور مقررہ فیس 4 آنے کے علاوہ 1-2 آنے بخشش کے بھی دے دیتا تھا، اور پھر وہ فوراً ہی اپنے آپ کو لکھ پتی سمجھنے لگتا تھا۔ دولت مندی کا احساس ہوتے ہی اس کی چال ڈھال ہی بدل جاتی تھی اور وہ خود کو دوسروں سے تھوڑا بلند پاتا۔ ویسے اگر اس طوطے والے کے سارے کارڈ نکلوا کر ایک ساتھ پڑھے جاتے تو تقریباً سبھی کا مفہوم اور مضمون ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ وہیں کہیں ایک نجومی بھی اڈا لگائے بیٹھا تھا کہ جس نے پیچھے بورڈ پر اپنے آپ کو پروفیسر ظاہر کیا ہوا تھا اور 2-3 عجیب و غریب سی ڈگریاں بھی لکھوا رکھی تھیں جو شاید وہ خود بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک میگنیفائنگ گلاس ہوتا تھا۔ اس نجومی کو اپنے سوا ہر ایک کی قسمت کا حال معلوم ہوتا تھا۔ وہ اس میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے ساحل کے ہاتھوں کی ساری لکیروں کا بغور جائزہ لے کر ایک ایسی لکیر کو دریافت کرتا جو سامنے بیٹھے ہوئے معصوم مگر اچھی خبر سننے کے منتظر شخص کو پریشان کیے ہوئے ہوتی تھی۔ وہ اس کو نجوم کا سبق پڑھاتا اور مختصراً دل اور دماغ کی لکیروں کے علاوہ نوکری اور شادی کی لکیریں بھی دکھاتا تھا۔ اچھا، غیر شادی شدہ شخص کو بھی وہ 2-3 شادیاں بتا دیتا تھا اور پھر بار بار اسے یاد دلاتا کہ یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کے ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں۔ جب وہ 1-2 گاہکوں کو بھگتا لیتا تو سامنے ملباری کے کھوکے سے ڈبل ملائی مروا کے چائے کا 1 کپ منگواتا اور تلوار مار کا بیڑی کا ایک کش لے کر اپنی قسمت کو کوستا ہوا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ ویسے تنہائی میں وہ دل میں سوچتا تو ضرور ہوگا کہ اس کی اپنی قسمت نہ جانے کہاں جا سوئی ہے جو وہ اس فٹ پاتھ پر خجل خوار ہو رہا ہے۔ ویسے تو کراچی میں جگہ جگہ حجاموں کی دکانیں تھیں جن کو ہیئر کٹنگ سلون کہا جاتا تھا۔ اس وقت 8 آنے میں بڑوں اور 4 آنے میں بچوں کی حجامت بنا دی جاتی تھی۔ اچھا، شیو کے لیے تو وہ 2 آنے ہی کافی ان کے لیے ہوتے تھے۔ تاہم یہی کام سڑک پر بیٹھے ہوئے یہ گھومتے پھرتے گشتی نائی آدھی قیمت میں ہی کر دیا کرتے تھے۔ جہاں کسی نے بال کٹوانے کی خواہش کا اظہار کیا وہیں اس کو سڑک کنارے بٹھا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ شیو کے لیے دھات کی ایک چھوٹی سی زنگ آلود سی ڈبیا میں صابن کی گول سی گھسی پٹی ٹکیا ہوتی تھی کہ جس کو بہت کم بالوں والے برش پر رگڑ رگڑ کر کچھ جھاگ بنا لیا جاتا تھا۔ پھر پرانے زمانے کا ایک روایتی اسرا نکال کر پہلے اسے پتھر کی وٹی پر اور پھر چمڑے کے ٹکڑے پر رگڑ کر تیز کر لیا جاتا تھا۔ ان کے بیگ میں ایک کنگا تھا، ایک بوسیدہ سی بغیر اسپرنگ والی بال کاٹنے کی مشین اور 1-8 کینچی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ناخن تراشنے کی سہولت بھی ہوتی تھی۔ یہ ایک تیز دار جو ہے نا والا ایک نہرنا ہوتا تھا کہ جس سے وہ حسب فرمائش بڑی صفائی سے مفت میں یہ کام کر دیا کرتا تھا۔ آج کا یہ پیغام ختم کر رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ آئندہ پیغام میں کراچی کے ماضی میں موجود ایک علاقے نیپیر روڈ پر موجود بازار حسن کے متعلق کچھ حقائق بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔